बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के एक स्पेशल एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ ये अरमला हसन, ये है इमरान हसन। आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट मॉर्निंग। और यहाँ हम सुबह सुबह आए हैं और आप सोच रहे होंगे सेट से बाहर निकले क्यों आए। लास्ट ईयर जैसे कि आपको याद होगा कि हमने एक पौधा लगाया था और वो पौधा हमने इसलिए लगाया था कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हम एक्सप्रेसो के बतौर ये क्रेडिट लेते हैं कि हम इस शजरकारी मुहिम में अपनी पार्टिसिपेशन देंगे। उस पौधे के हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इमरान, आज हम यहाँ क्यों आए? इससे पहले कि हम ये बताएं, आपको मालूम है पूरे पाकिस्तान में प्लांट फॉर पाकिस्तान ड्राइव इस वक्त चल रही है। वैसे तो 10 बिलियन ट्री सुनामी ओवरऑल एक कैंपेन है जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। और प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत लाहौर के अंदर मेवाकी तर्ज के ऊपर जंगलात का दुनिया में नॉर्मली इस तर्ज के जंगलात लगाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका आगाज किया जा रहा है। और हम अगर ओवरऑल पाकिस्तान में दरख्तों की सूरत हाल की बात करें, अरमला, हम बताते रहते हैं बड़ी खराब है। हम सिर्फ अगर कनाडा की एग्जांपल लें तो 10,000 से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल लें तो 3,000 से ज्यादा और तकरीबन 800 दरख्त फी पर्सन अमेरिका के अंदर एक शख्स के अगेंस्ट दरख्त मौजूद हैं। इवन भारत में ये शरह तकरीबन 28 दरख्त पर पर्सन है, लेकिन पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो एक शख्स के सिर्फ 5 दरख्त मौजूद हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक शरह है। तो हमने कहा उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो हम करें। कंट्रीब्यूशन हम इस तरह से करेंगे कि आज हम अपने ऑफिस के करीब एक जगह पर आए हैं, एक पार्क में आए हैं, यहाँ पर दरख्त लगाएंगे ताकि हम यहाँ पर आते जाते रेगुलर बेसिस पे यहाँ आए, इस पौधे की देखभाल करें, ताकि आपको भी हम दिखा सके कि हम इस बात को क्रेडिट ऐसे ही नहीं लेते कि हम एक्सप्रेसो इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि हम इसको करके दिखा रहे हैं। वैसे इमरान, ये बात तो हम ओवरऑल इसमें कहते हैं ना कि गवर्नमेंट कह रही है या हम इंडिविजुअल तौर पे करें, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आप पौधा लगाएं। इससे बहुत ज्यादा एक के लिए एडवांटेज भी है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके क्लाइमेट को भी इसका बहुत फायदा। और वैसे भी कहा जाता है कि जो दरख्त हैं वो माँ की तरह होते हैं। yes. आपके सारे दुख झेलते हैं, आपको साया फराहम करते हैं और आपको सुकून देते हैं, और सदका जारिया तो हैं ही। yes. और वैसे भी एक आपने सुन्नत रसूल का जिक्र किया तो इरशाद मुबारका है कि अगर आपको कुछ भी अच्छा करने का थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो आप कोशिश करें कि एक दरख्त लगा दें। ये सबसे बेहतरीन अमल है जो आप कर सकते हैं। सो आपने इसीलिए इस जगह का इंतखाब किया कि आते जाते एक तो इस पर नजर पड़ती रहे तो दिल हमारा अच्छा रहेगा, खुश होते रहेंगे। उसके साथ साथ इसकी थोड़ी हिफाजत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ पौधे लगाना काफी नहीं है, उनकी हिफाजत करना, उनको ग्रो करना सबसे ज्यादा। और दूसरा ये कि आपने अपने जो क्या नाम है बच्चे हैं, स्पेशली अगर हम ये दुनिया भर में देखें तो जिस ऑस्ट्रेलिया कनाडा के आप एग्जांपल दे रहे थे, वहाँ पर एक नया ट्रेंड भी शुरू हुआ है कि जैसे ही बच्चा कोई बॉर्न होता है तो उसके नाम का एक दरख्त लगाया जाता है। तो हम पाकिस्तान में इस बात को इनकरेज करेंगे। 14 अगस्त भी आ रही है तो बिल्कुल, कि अगर जो बच्चे बॉर्न, जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनके नाम का पेरेंट्स एक एक पौधा लगा दे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक तो कम से कम लगाएं, एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस मौके पे कहने की है वो ये है कि हम चूंकि 14 अगस्त आ रही है, हम अगर एक एक पौधा भी अपने नाम का या अपने बच्चों के नाम का लगाएं तो 23-24 करोड़ लोग हैं, 23-24 करोड़ पौधे हम इस 14 अगस्त पे अपने मुल्क के नाम लगा सकते हैं। और इसी पौधे की, अच्छा ये तो आपने कह दिया कि पौधा लगाएं, अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो आपने वीडियोस और पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप करना बिल्कुल नहीं भूली, क्योंकि आपकी पिक्चर्स जितने ज्यादा लोग आप बड़ी जो कहले तादाद में पौधे लगाएंगे तो हम ऐसा मौका देंगे कि आप हमारे सेट में इस हवा बोलने नहीं दे रही है। इससे पहले कि हवा मजीद तेज हो और बारिश भी आ जाए, मौसम बहुत अच्छा तो नहीं, मतलब सख्त हो रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है हमारे लिए। हमने वापस स्टूडियो जाना है, आपको वहीं से लिंक करेंगे। मीनवाइल ये अरमला की और वो मेरे नाम का पौधा है, आप भी जरूर एक पौधा लगाइए ताकि जरूर पाकिस्तान को सबसे शादाब बनाने में अपना रोल प्ले करें। सो वंस अगेन प्लीज प्लांट फॉर पाकिस्तान। एंड अब आपको मिलेंगे हम हेडलाइंस के बाद। कराची में कोरोना पाबंदियां नर्म, कारोबार रात 8 बजे खोलने की इजाजत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी भी खुल गई। मुल्की सियासत में हलचल, पीपल्स पार्टी ने कराची, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब पर नजरें जमा ली। बिलावल भुट्टो का आइंदा बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में हुकूमत बनाने का दावा। दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी सर करने वाली यूक्रेन की पहली खातून इरीना गैले होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। बराह रास्त इंसानी खिदमत से मुंसलिक शोबा सियासत के सीने में दिल न होने की वजूहात जानिए खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में। हमने इतने सारे यॉक देखे कि खुद थोड़े से यॉक हो गए। बात करेंगे यॉक सराय पर सेगमेंट निकले तेरी तलाश में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से। और प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधे लगाएं, अपनी तस्वीर और वीडियोस हमें भेजें। एक्सप्रेसो दिखाएगा आपकी काविश। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 0320141638। से
आपको, वेलकम बैक। और हमने सुबह सुबह हवा के अंदर के बाद फ्रेश होकर आए हम जल्दी से कि हम आपके साथ, आपका और हमारा साथ रहे। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बात करें कुछ कोरोना वबा के हवाले से तो चौथी लहर कंट्रोल होती नजर नहीं आती। अमवात और केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। तहां पाबंदियों के बावजूद मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना केसेस में इजाफा ही देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब एनसीओसी की जानिब से मुल्क के 13 बड़े शहरों में पाबंदियां सख्त की गई हैं। ताहाल इन पाबंदियों के मस्बत असरात दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि जो केसेस हैं उसमें एज सच कमी नहीं आ रही। बिल्कुल, इस्लामाबाद की बात कीजिए तो उसमें पॉजिटिव केसेस की शरह 10% से ज्यादा, लाहौर में कोरोना के फैलाव की शरह 9%, रावलपिंडी में अगर बात करें उसकी शरह 18% तक पहुंच गई है, जबकि दीगर बड़े शहरों में की सूरत हाल भी कुछ इससे मिलती जुलती ही है। कराची और हैदराबाद में बढ़ते केसेस के बाद 9 दिनों का जो जुज़वी लॉकडाउन है वो भी लगाया गया। और लॉकडाउन का फायदा ये हुआ कि शहरियों में वैक्सीनेशन का रुझान बढ़ा और इस हवाले से, लेकिन कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो लॉकडाउन वाली स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा मौसर साबित नहीं हुई। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह अभी भी 20% से ज्यादा है, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने आज से लॉकडाउन खत्म भी कर दिया है और 31 अगस्त तक नई पाबंदियों और एसओपीज का भी ऐलान कर दिया। लॉकडाउन तो खत्म कर दिया, लेकिन सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। जिला इंतजामिया को कराची में इख्तियार दिया गया है कि वो रिस्क की बुनियाद पर मखसूस इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगा सकती है। नए एसओपीज के मुताबिक अगर कारोबारी औकात-ए-कार की बात करें, रात 8 बजे तक होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी उठा ली गई है। जुम्मा और इतवार को सब कुछ बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि रेस्टोरेंट्स में इंडोर खानों, मज़ारात, सिनेमाज पर जो पाबंदी है उसको अभी तक बरकरार ही रखा गया है। तालीमी इदारे मजीद 10 रोज के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। उधर एनसीओसी के क़याम को 500 दिन मुकम्मल हुए। इस हवाले से वफाकी वजीर असद उमर ने बनाई गई एक खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी शेयर की और बताया कि पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का मुकाबला किया और दुनिया भर में इनफैक्ट पजीराई हासिल की। इस मौके पर वजीर आजम समेत दीगर जो सियासी और अस्करी क़यादत है उन्होंने भी एनसीओसी के इन एफर्ट्स को खिराज तहसीन पेश किया। बिल्कुल, और साथ साथ वजीर आजम इमरान खान ने एनसीओसी की टीम की तारीफ करते हुए वाज़ेह किया कि कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली को पूरी दुनिया में सराहा गया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर तालब, उनको हम वेलकम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें, 9 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज से पाबंदियां नरम कर दी गई हैं। आपको क्या लगा कि लॉकडाउन कितना मौसर रहा और जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी सिंध गवर्नमेंट ने, इससे जो मतलूबा टारगेट था वो अचीव कर लिया है सिंध गवर्नमेंट ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि हमने 33% कमी की है इस रेट पे। जो कोविड का पॉजिटिविटी रेशो था, उस पॉजिटिविटी रेशो को हमने अब फ्रॉम 30% 20% पर ले आए हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा कि 33%, 1/3 का फर्क पड़ा है। असूलन तो मेरे ख्याल से अगर हम इस लॉकडाउन को कैरी ऑन करें तो और रैपिडली ये नंबर नीचे आएगा और नेगेटिव में जाएगा। पर जो इश्यूज हैं, जो मसले मसाइल हैं, लोग परेशान हैं। हमारा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका है वो पहले ही बहुत परेशान है। इमरान खान न्याज़ी ने उनका हशर कर दिया है। कहाँ इन्फ्लेशन पहुंचा दी है, कहाँ कीमतें पहुंचा दी हैं, कहाँ गैस, कहाँ पेट्रोल, कहाँ जो है इन लोगों ने लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें 450-500% बढ़ा दी हैं। तो हमारी मजबूरी है, जो हमें टारगेट अचीव करना था वो हमने अचीव कर लिया है। अभी भी मेरी यही दोस्तों को, हमारे शहरियों को ये एडवाइस होगी, मेहरबानी करें, एसओपीज फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अगर खुदा ना खास्ता फिर से ये हम फिगर ऊपर जाते हुए अगर देखेंगे तो फिर से एक और लॉकडाउन आ सकता है। तो हुकूमत फॉलो करा सकती है, हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकती है, हुकूमत चलान कर सकती है। हुकूमत इस चीज़ों को, एसओपीज को फॉलो नहीं करा सकती। तो जब तक हमारे कराची के भाई बहन, दोस्त, बुजुर्ग, कराची के शहरी जब तक खुद हर चीज़ को फॉलो अप नहीं करेंगे, जब हमारा कहना नहीं मानेंगे, तो मैं वो अचीव नहीं हो सकेगा। और फिर कल मसले किसके लिए? हमारे लिए भी होंगे, आपके लिए भी होंगे, ताजिर बरादरी के लिए भी होंगे। तो हम सबको बहुत ही जो है ना पॉजिटिवली एक्ट करना है। हमें इन चीज़ों को सीरियसली लेना है। आपने देखा आज वन ऑफ द हाईएस्ट डेथ रेट रहा है पाकिस्तान में। एक जगह पर हमारा सिंध का रेशो कम होता जा रहा है, पर दूसरे सूबों में यही रेशो बढ़ता जा रहा है। शायद वो भी मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तैमूर साहब, मौतबाला गुजारिश है कि प्लीज। जी तैमूर साहब, आप कह रहे हैं रिजल्ट्स हासिल कर लिए गए हैं। हमारी इतलात और मालूमात के मुताबिक अंदरूनी सिंध में तो केसेस पहले ही कम थे,
कराची और हैदराबाद में थोड़ा सर्ज ज्यादा था, सूरत हाल तशवीशनाक थी। और कराची में जिस शरह पर लॉकडाउन लगाया गया था ऑलमोस्ट 20-21 की शरह पे, आज भी जो रेट है 20-21 ही है। चले अगर उस वक्त 27-28 पे पहुंच गया था तो आज भी 100 में से 20 लोगों को कोविड हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी रेशो है। तो फिर इस जुज़वी लॉकडाउन को खत्म करने की क्या वजह है कि या तो लगा रहता? लॉकडाउन खत्म करने की बेसिकली कुछ वजूहात हैं। उनमें से हमारा और एनसीओसी का साथ बैठना, एनसीओसी का और वफाकी इंसिस्टेंस के लॉकडाउन कम से कम पीरियड के लिए होना चाहिए। और फिर एक गुड न्यूज, एक अच्छी खबर कि पॉजिटिवली जो रेशियो हमारा वो हम 33% नीचे लेके आ गए हैं। यस कोर्स आज भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, खसूसन मेरे ख्याल से मैं जिक्र करूंगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, जहां पर केसेस अभी भी हाई हैं। कुछ हैदराबाद की यूसीज हैं जहां पर केसेस हाई हैं। तो मे भी हो सकता है कि वहां पर हमें कुछ ना कुछ सख्ती दरकार हो, कुछ ना कुछ सख्ती हमें करनी पड़े, कुछ ना कुछ हमें जबरदस्ती SOPs फॉलो करानी पड़े, कुछ हल्का फुल्का सा एक लॉकडाउन कुछ इलाकों में हमें रखना पड़े। पर ओवरऑल ये खुशखबरी है कि हमने जनरली जो है तो जो मेन हमारी मुश्किलात थी वो दूर हो गई हैं शहरों की, और अब हमने बेहतरी की तरफ काम करना है। पर जैसे कि मैंने पहले कहा था, जिम्मेदारी आम शहरी की। अगर आम शहरी जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो फिर मसले मसाइल आपके हवाले। ठीक है, एक तरफ तो सिंध गवर्नमेंट कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की तलकीन कर रही है, हमें नजर आ रहा है। लेकिन हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी पीपल्स पार्टी के साथ जोखियो साहब ने वजीर बनते ही हमने देखा कि कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई हैं। हमने तस्वीर वीडियो सब सोशल मीडिया पे देखा है। इसके साथ साथ अगर हम कोरंगी के ग्राउंड की बात करें, स्पोर्ट्स ग्राउंड की, इसमें एक साथ 8 तकारीब सजाई गई जहां पे हमें ऑब्वियसली कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी ही हुई है। सिंध गवर्नमेंट ने कार्रवाई क्यों नहीं की जब तलकीन की जा रही थी SOPs की अमल दरामद की? तो जहां तक बात है जोखियो साहब की, मेरी उनसे बात हुई थी। जोखियो साहब को कहा गया था कि हम चंद लोग SOPs का ख्याल करते हुए आपको वेलकम करना चाहते हैं। जब जोखियो साहब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा हजूम था, काफी लोग थे। SOPs भी जिस तरह से फॉलो करनी चाहिए फॉलो नहीं हो रही थी, और ये हमारे अपने कानून की जो है सो खिलाफ वर्जी थी। तो जितना जल्दी हो सका उन लोगों ने इस प्रोग्राम को वाइंड ऑफ कराया। पर कानून जो है हर किसी के लिए बराबर है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, फंक्शन लीग हो, कोई भी जमात हो, हमने हर किसी साथ बराबर से डील करना है। और हमारी जो क़यादत है उसने नोटिस लिया है और उनको भी जोखियो साहब को नोटिस मिल चुका है। और मैं समझता हूँ जो भी एक्शन हर किसी के साथ होगा वही एक्शन इनके खिलाफ भी लिया जाएगा। सिंध हुकूमत का कानून है कि हम एक बार वार्निंग देते हैं, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर भी आज आपने जिक्र किया कि जहाँ पर शादियाँ हो रही थी, अगर ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच जाती तो उन पर उसी वक्त रैपिडली एक्शन हो जाता। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप कहाँ की बात करें, पता होता तो मैं आपको टोटल पूरी डिटेल्स दे सकता था। बहरहाल हम हर किसी को आयरन फिस्ट से डील कर रहे हैं और हम हर किसी को बराबरी से डील कर रहे हैं। जो भी आपके साथ एक्शन, लेकिन ये फिर स्ट्रेटजी सबके लिए होनी चाहिए ना कि पहले एक दफा वार्निंग, जो भी जुर्म करे उससे पहले वार्निंग दे, फिर उसके खिलाफ एक्शन ले। सिर्फ एक वजीर के लिए या अपनी मेंबर के लिए तो नहीं होना चाहिए। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, मुहर्रमुल हराम की आमद है, मजालिस भी होती हैं, जुलूस भी निकाले जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि बड़े बड़े जुलूस होते हैं, बड़ा शहर है। क्या पॉलिसी आपकी मुहर्रम को लेकर? देखिए जी, जो भी हमारे फंक्शंस होंगे, रिलीजियस फंक्शंस हो, मैरिज फंक्शन हो, हर चीज पे बैन है। जो भी इंडोर्स होगा, आउटडोर पे हमने कुछ जो है रिलैक्सेशन दी है। इसी तरह से हमें गारंटी मिली है कि अगर कोई भी ऐसे फंक्शन हुए, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो या कोई अपना पर्सनल प्राइवेट हो, अगर ये ओपन एयर में और खुली हवा में कर रहे हैं, अगर वो SOPs फॉलो कर रहे हैं, अगर वो मास्क पहन रहे हैं, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो हमें उनको अलाउ करना पड़ेगा। पर फिर वही बात कि हमसे जिम्मेदारी कबूल करवाई है उन्हीं जमातों के, उन्हीं के सरबराहों ने, उनके ग्रुप लीडर्स ने, कि वो ये मेक श्योर करेंगे कि SOPs फॉलो होंगी। अगर कहीं भी किसी भी जलसे में, किसी जलूस में हमने देखा SOPs फॉलो नहीं हो रही, तो ना कि सिर्फ उनको रोका जाएगा,
ना कि सिर्फ उन पे एक्शन ठीक हो होगा। गया, प्रॉपर एसओपीज के साथ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब कि आपने इस हवाले से आगाह किया, और जो भी स्ट्रैटेजी होगी सिंध गवर्नमेंट की मुहर्रम के हवाले से भी और दीगर भी मामला कोविड के हवाले से। इसमें सिर्फ एक लाइन देना चाह रहा हूँ कि जो मुहर्रम आ रहा है तो इसमें उलमा की भी बड़ी जिम्मेदारी है, जाकिरीन उलमा की, कि वो भी गाइड करें कि लोग एसओपीज को फॉलो करें, क्योंकि सबकी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। और बाकी जो मामला है वो तो चलते रहना ही है, चलते रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक। और ऐसे कैसे हो सकता है कि सोमवार का शो और सियासत की बात ना हो? जरूरी है, मुल्क की सियासत में हलचल चलती रहती है, वीकेंड्स पे थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वैसे चलती रहती है। इस वक्त सियासी जमातों के अहदाफ ऐसा लगता है कि बदल रहे हैं, और महसूस यूं भी होने लग गए कि पाकिस्तान की जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं वो जनरल इलेक्शन मोड के अंदर दाखिल हो रही हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने कराची, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब की जो मुख्तलिफ नशिस्तें हैं उस पर नजर जमा ली हैं। गुज़िश्ता रोज के हवाले से हम अगर थोड़ा सा अपडेट करें आपको, तो बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक बलोचिस्तान में मुतहरिक दिखाई दिए। मुतादिद अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में इस मौके पर शामिल भी हुई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने आइंदा इंतखाबात में बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में हुकूमत बनाने का, आपको याद है, बड़ा दावा भी किया था। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, इस पर भी हमने बात की थी। अपने ऐलानात में कराची वालों को एक के बाद एक तोहफा दिए जा रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है हमें। और आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने पंजाब का महाज संभाला हुआ है और पिछले दिनों कई दिन लाहौर में गुजारे, उन्होंने पंजाब में साथ साथ पंजाब में लाहौर में गुजारने के बाद बात ये भी थी कि उन्होंने जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहरिक करने के लिए कई अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की है। एक तरफ पीपल्स पार्टी की बात करें तो आइंदा आम इंतखाबात के बाद मुल्क भर में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही है, तो दूसरी जानिब हुक्मरान जमात पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद सिंध को अपना हदफ बना लिया और अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने के लिए भी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान साहब के बाद एक जो वफाकी वजीर है वो ये दावा करता नजर आता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की ये आखिरी हुकूमत है और आइंदा सिंध में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी। चंद दिन पहले भी इसी सिलसिले में साबिक वजीर आला गुलाम अरबाब रहीम साहब और वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बराए सिंध मुकर्रर किया गया है। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बागियों से निपटने के लिए भी कमर कस ली है। तरीन ग्रुप के साथ देने पर ओन चौधरी से इस्तीफा ले लिया है। बिल्कुल। और आज वजीर आजम इमरान खान के दौरा लाहौर का इम्कान मौजूद है। वैसे लाहौर का मौसम भी कुछ थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, सो लेट्स सी अगर आते हैं कि नहीं आते। जहां पे तरीन ग्रुप के हवाले से हमें इतलात ये हैं कि अहम फैसले हो सकते हैं आज वजीर आजम के विजिट पे। और मुस्लिम लीग नून की बात हम करें तो नून लीग भी अंदरूनी चपलिश का शिकार है, मजामती मफामती बयानियां, खैर ये दीगर बहुत सारे मामलात हैं, फैसला साजी का बहरान भी है, इस सभी पे हमने बात करनी है। और शहबाज शरीफ के इंटरव्यू और नवाज शरीफ के ट्वीट के बाद सूरत हाल मजीद क्लियर हो, देयर इज समथिंग जो कि कुक हो रही है और सामने नहीं लाई जा रही। हमें सीनियर तजियाकार, सीनियर सियासी तजियाकार और मुल्की मामलात पे गहरी निगाह रखने वाले इम्तियाज गुल साहब एक बार फिर लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। उनके तजर्बे से फायदा उठाते हैं और उनकी बसीरत के मुताबिक जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। इम्तियाज साहब सुबह खैर, आई होप आपका दिन अच्छा हुआ है, लेकिन माजरत के साथ सियासत पे बात करनी पड़ेगी हमें। कैसे देख रहे हैं ये जो बन रही हैं चीजें, टूट रही हैं चीजें, लोग आ रहे हैं पार्टी से निकल रहे हैं, और दूसरा तहरीक इंसाफ इस वक्त जो सिंध के अंदर क्लेम कर रही है कि दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट इन सिंध, सिंध के अंदर ऐसा कुछ तहरीक इंसाफ ने किया तो नहीं है, ना इंटीरियर में ना कराची में, फिर ये दावा क्यों करी है पीटीआई की अगली गवर्नमेंट पीटीआई की होगी सिंध में? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बस सुबह का आगाज आप ही के साथ हुआ है तो खुशगवार ही हुआ है। दूसरी सिंध की बात है, जो देखिए अगर जो जमात तकरीबन 14 साल से वहाँ पे बरसर इक़्तिदार है, 13.5 साल से, अगर उसने कुछ नहीं किया है वहाँ पे सिंध में गुर्बत के हवाले से, सिंध की जो मफलूकुल हाल वहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, तो सिंध अंदरूनी सिंध को तो छोड़े, जो कराची में हालात हो गए थे जिसकी वजह से अभी मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाना पड़ गया है, तो जाहिर है दूसरी जमातें फिर वो स्पेस लेने की कोशिश करती हैं। तो शायद उसी को बुनियाद बना के पीटीआई ये दावा कर रही है कि चूंकि वफाकी हुकूमत ने वहाँ पे अपने एक तरक्याती पैकेज भी शुरू कर रखा है, उनकी ये उम्मीद होगी कि शायद इसके ज़रिए वो कोई इन रोड्स बना पाएंगे। जो एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो लोग चिपके हुए थे एमक्यूएम के साथ, उनमें से कई लोग हो सकता है वो पीटीआई की तरफ आ जाए, पीटीआई से हो सकता है कई लोग दूसरी जमातों की तरफ चले जाएं, क्योंकि आपको मालूम है हर जमात में झगड़े तो होते ही हैं, नजरियाती भी होते हैं, सीटों के लिए भी होते हैं। सो हमेशा ये होता है, जो कि एक बड़ी आम थ्योरी है, कि जब स्टेट नाकाम होती है या कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन नाकाम होता है, फिर नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो आके कब्जा कर लेते हैं। ये हम जो
कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। तो आम जिंदगी में भी यही है कि जब रियासती इदारे या हुक्मरान जमात अगर नाकाम होती है, उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो जाहिर है जो दूसरी जमातें हैं जो कि इक़्तिदार में नहीं है वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो आपको मेरा ख्याल इसी कॉन्टेक्स्ट पे देखना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज़ुल साहब, जिस तरह से अभी हम जोड़ तोड़ के मामले को डिस्कस कर रहे थे, कोई किसी की एंट्री हो रही है, कोई एग्जिट कर रहा है, कुछ बागी आ गए, ये सारे मामला चल रहे हैं। इन सारी सियासी गर्मियों से लगता है कि ये जो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी इनकी शुरू हो गई है। तो आप आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है उसको किस तरह से देखते हैं? ये मंजरनामा मेरा ख्याल है हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। पाकिस्तान में तो ये सियासी जोड़ तोड़, पार्टियां बदलने का, जिसको लोटा कल्चर भी कहते हैं, वो तो शुरू से रहा है। अब देखिए ना, जनरल कादिर बलोच बड़ी अच्छी एक पोजीशन में थे, लेकिन PMLN से वो नाराज होके या मायूस होके अब पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो अपनी अफादियत खो चुके हैं बतौर एक सियासी रहनुमा के। मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी अपनी सियासी जमात तब्दील करके। इस तरह नबी बख्श ज़हरी जो हैं वो भी जो मुक़्तदर हल्के हैं और PMLN दोनों के लिए उनका जो फ़ायदा था, अहमियत थी, वो खासी कम हो गई है। लिहाजा अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया है तो ये कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं है। बाकी जाहिर है उन्हें जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सिंध में हैं चाहे पंजाब में, शायद उनके ख्याल में PTI का जवाल आ रहा है उनके ख्याल में। सही। और ये कि अगर अगली हुकूमत कोई बनी, अगली अगर जमात कामयाब हुई ज्यादा सीटें हासिल करने में, तो वो शायद पीपल्स पार्टी हो सकती है। लिहाजा बेहतर है कि इस वक्त आप सवारी तब्दील कर लें, उस जमात में चले जाएं जो मुमकिन तौर पे अगले इंतखाबात में अक्सरियती पार्टी के तौर पे इमर्ज कर सकती है। वैसे मेरा अपना ख्याल नहीं है कि कुछ इस तरह होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन सरगर्मियों में या पीपल्स पार्टी के इस एतमाद में बिलावल भुट्टो अमेरिका के बाद और उनकी एक तस्वीर जो बड़ी मंजर आम पे आई, उसके बाद ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसके बाद पीपल्स पार्टी इस कार्ड को बहुत मौसर तरीके से खेलने की कोशिश कर रही है। दैट वी हैव सम कॉन्टेक्ट्स विद द किंग मेकर्स समहाउ। एक हमारे मुल्क में आपको पता है एक सियासी मंजरनामा चलता रहता है, तो उस मुलाकात के बाद और दौरा अमेरिका के बाद इस कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है, ऐसा है आपको लगता है इम्तियाज़ुल साहब? देखिए, किंग मेकर्स अमेरिका में जो बैठे हुए हैं वो भी बहुत हद तक पाकिस्तान के किंग मेकर्स के साथ ज़्यादा उनके गहरे ताल्लुकात रहे हैं। लिहाजा इसका तमाम दारोमदार इस अमर पे है कि पाकिस्तान में जो किंग मेकर्स हैं उनका रुझान किस तरफ है, उनकी इंक्लिनेशन किस जमात की तरफ है। क्योंकि जब तक अमेरिका और पाकिस्तान के जो किंग मेकर्स हैं उनका अगर बाहमी इत्तेफाक अगर हो, हम आहंगी हो, फिर तो आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी अगली हुक्मरान जमात होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के किंग मेकर्स अगर कोई समझता है कि वाकई किंग मेकर्स कोई और हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी इस तरफ माइल हुए हैं कि पीपल्स पार्टी को अब अगले घोड़े के तौर पे इस जमहूरियत के सफर के लिए लाया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब तरीन ग्रुप की थोड़ी सी बात करें तो पीछे की कार्रवाई के बाद आपको लगता है कि जो तरीन ग्रुप के मामलात हैं और जो वो अपनी स्ट्रैटेजी का कुछ दिनों में ऐलान भी करने वाले हैं, कुछ बड़ा धचका दे सकते हैं PTI की गवर्नमेंट को? देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा किया गया था। उसमें आतिफ खान और शाहराम तराकई बड़े आगे थे, कुछ 12-13 लोग थे। उन्हें कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो उनको पैगाम ये दिया गया कि 100 बिस्मिल्लाह, आपने जो करना है कर लें। आपने देखा है कि ये दोनों साहिबान बशमूल दूसरे साथियों के वापस आ गए, उनको ओहदे भी मिल गए हैं। मेरे कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान में चूंकि सियासी जमातें ज़्यादातर शख्सियात के गिर्द घूमती हैं, तो शख्सियात की खुशनुदी या उनकी नाराज़गी तयन करती है पार्टी के बहैसियत मजमूई जो स्ट्रक्चर है उसका। तो यहाँ चूंकि इमरान खान हैं, इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह किया और जो भी और लोगों को भी मालूम है कि अगर वो इमरान खान से अलग हो गए तो फिर उनका वही हशर होगा जो माजी में पीपल्स पार्टी या PMLN से अलग होने वाले लोगों का हुआ था। वो फिर अकेले सोलो फ्लाइट पे आ जाते हैं। लिहाजा जो तरीन ग्रुप, ये तो गुरोही मफादात के नुमाइंदे हैं
ग्रोही मफादात के निगहबान लोग हैं ज्यादातर। ठीक है, सो तो जब यू डोंट सी के मफाद इस तरफ नजर आएगा इधर चले जाएंगे, जब उनको मफाद दाएं तरफ नजर तो दाएं तरफ। आखिर में ओबियसली आप हैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे और रीजनल अफेयर्स पे भी मैं चाहता हूं कि जरा आपका कमेंट ले लिया जाए, क्योंकि सूरत हाल दिन ब दिन नई डेवलप हो रही है। पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस का, जिसमें पॉसिबली रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान इटसेल्फ, टर्की के भी चांसेस मौजूद हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देख रहे हैं? आज की हमारी लीड भी अखबारात की, और आपको लगता है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर अपना कोई पॉजिटिव रोल इस कॉन्टेक्स्ट में प्ले कर पाएगा इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के बाद? देखिए, जितने ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, सब पाकिस्तान के हम ख्याल हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। इससे कुछ हासिल होता है नहीं होता, पाकिस्तान की पोजीशन अलबत्ता मजीद मजबूत होती है इलाकाई मामलात के हवाले से, चाहे वो भारत है चाहे वो अफगानिस्तान है। इस वक्त तमाम तर फोकस जो है वो अफगानिस्तान पे है, और इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए पाकिस्तान गालिबन ये कोशिश भी कर रहा है कि तमाम ममालिक को साथ लेके चला जाए, उनके साथ सलाह मशवरे के बाद एक मुश्तरका पोजीशन इख्तियार की जाए, ताकि इस हवाले से कोई दूसरे ममालिक और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अफगानिस्तान के जो हमसाया नहीं हैं वो इसमें दखल अंदाजी ना कर सके। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें किया और मुल्की सियासत पर, गैर मुल्की सियासत पर अपना तज्जिया दिया। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। भाई, पाकिस्तान के अंदर होने वाली सियासत के सीने में तो बिल्कुल ही दिल नहीं होता, मगर पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें, सियासी मंजरनामा देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए, कैसे कैसे बड़े बड़े लीडरान बने, फिर मंजर से गायब हुए, कुछ तो दुनिया में नहीं रहे। खैर, तो इसी सियासी तारीख को लेकर बिलखुसूस और बिलउमूम 14 अगस्त तक एक्सप्रेसो ने एक खुसूसी सिलसिला शुरू किया है, खास काविश शुरू की है। हम बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंस, और इस दफा ऐसे करेंगे डिफरेंस कि हमने एक खास सिलसिला शुरू किया, एक डॉक्यूमेंट्रीज की सूरत में आपको डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ पे, डिफरेंट मौजूआत पे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे। और आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री का मौजू है सियासत के सीने में दिल नहीं होता। देखिए, सियासत क्या है? हम किसी मक्कार शख्स के बारे में ये क्यों कहते हैं कि फलां बहुत सियासत कर रहा है? सियासत जैसा मुकद्दस काम कैसे बदनामी की भेंट चढ़ गया? नौजवान नस्ल सियासत की जानिब आने से क्यों हिचकिचाहट का शिकार हो गई? बहैसियत मजबूरी सियासतदानों पर से एतबार क्यों उठता चला गया? हमारे बच्चों से जब ये पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो क्यों कोई बच्चा ये नहीं कहता कि वो बड़े होकर सियासतदान बनेगा? हकीकत ये है कि ये सारी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम है। एक तो पॉलिटिक्स को समझा जाता है गैर जिम्मेदार, और एक जिस सियासी जिस यहाँ कहते हैं कि भाई मेरे साथ सियासत न करना। किसी कारोबार में अगर बात, जिस बिजनेसमैन ने या जिस ताजर ने सबसे ज़्यादा घिनौना किस्म का काम करना होता है, मिलावट करनी होती है, धोखा देना होता है, वो भी कह रहा होता है कि भी देखो मेरे से सियासत ना करना। कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है सियासतदान बनने की, लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ऐसा सियासतदान नहीं बनूंगा कि जो कौम को तकसीम करे, बल्कि ऐसा सियासतदान बनूंगा और ऐसा लीडर बनूंगा जो कि कौम को जोड़े आपस में। सियासतदान ने बहरहाल वादे करने होते हैं, अक्सर औकात पूरे नहीं होते। किसी सिविल सर्वेंट ने, किसी जर्नैल ने कोई आके वादा वगैरह नहीं करना होता, हालांकि वो जो वादा करता बुनियादी कि मैं जमहूरियत बहाल करूँगा, उस पर वो हर मर्तबा गलत साबित होता है और कभी नहीं करता। और चूंकि वसाइल सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी और इस रियासती मशीनरी के पास अंग्रेज के वक्त से थे, क्योंकि अंग्रेज तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी थी, अंग्रेज की तो यहाँ अस्करी इदारे थे, अंग्रेज ने तो कोई यहाँ जिम्मेदारी में नहीं था, अंग्रेज यहाँ कोई तिजारत में नहीं था, अंग्रेज यहाँ कोई उसका बड़ा इंटरेस्ट इस किस्म का नहीं था कि वो दुकानदार हो और दुकान छोटी सी चलाता हो।
हमारी सियासत की, पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में एक अच्छी इमेज नहीं है, और उसी एक अच्छी इमेज के ना होने की वजह से वालिदैन अक्सर अपने बच्चों को रोकते हैं पॉलिटिशियन बनने से, या इसके ऊपर बात भी नहीं की जाती फैमिलीज़ में। हमारे पाकिस्तान में आप देखें तो आपको डॉक्टरशिप की जो है आपको नर्सरीज मिलेंगी, आपको एक इंजीनियर बनने की नर्सरी मिलेगी, आपको जो है पायलट बनने की नर्सरी मिलेगी, आपको जितनी भी मुख्तलिफ शोबे जात हैं या जितनी भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसकी नर्सरीज मिलेंगी आपको, लेकिन लीडरशिप की या पॉलिटिक्स की कोई नर्सरी नहीं है, कोई प्रॉपर नर्सरी नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से नौजवानों को मौका नहीं मिलता कि वो अपनी लीडरशिप जो स्किल्स हैं उसको दिखाए लोगों को, और या अपनी लीडरशिप की जो स्किल्स है उसको एनहेंस करें। इसके ऊपर काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स की तरफ। इस मुल्क का जो नैरेटिव है वो हमेशा से बनाने वाले गैर सियासी और गैर जमहूरी क़ुव्वतें रही हैं, और वो ऐसा तासुर कायम करने में कामयाब हो गए हैं कि सियासत या सियासतदान शायद बुरे लोग होते हैं। हमारे यहाँ सियासत और सियासतदान दोनों बहुत बदनाम हैं और उसकी एक पूरी तारीख है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे सियासतदान नहीं रहे जो ईमानदार भी थे। 74 साल तारीख़ में देखें तो आपको जो आधा दौर है उसमें तो फ़ौजी हुकूमतें आपको नज़र आएँ, और फ़ौजी हुकूमतों के बाद भी जब सिविलियन हुकूमतें आईं तो उसमें हमेशा से एक ऐसा तबका रहा सियासतदानों का जो शायद लोगों के हकीकी नुमाइंदे नहीं थे। एक तासुर ये है कि सियासत के अंदर वही शख्स आ सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जो सरमायादार हो, जो जागीरदार हो, जो मिडिल क्लास है या पढ़ा लिखा है या जिसके पास वसाइल नहीं है, वो शायद सियासत में नहीं आ सकता, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। हुकूमतें जो हैं हमारी जितनी भी पावर में हैं, हमारी लीडर्स अगर ये पास्ट के साथ और ऑपोजिशंस के साथ लड़ना बंद कर दे तो हमारी कौम के लोगों के लिए अच्छी एग्जाम्पल बनेंगे। लीडर्स हमारे कौम के सामने आएंगे और लोग धीरे धीरे लोगों की इमेज बेहतर होती जाएगी और लोग ज्वाइन करते जाएंगे सियासत को। सियासियात माशरती साइंसी इल्म है। आसार कदीमा से इल्म नफ्सियात तक की उलूम को जो अहमियत माशरती साइंसेज में हासिल है, इसका अशीर भी हमारे यहाँ सियासियात को नहीं समझा जाता। अगर सियासियात की डिग्री ले भी ली जाए तो इसका गालिब मकसद नौकरी हासिल करना होता है। नौकरी के अलावा अगर इस तालीम को अमली सियासत में इस्तेमाल करना चाहें तो किताब और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला नज़र आता है। सियासियात हमारे यहाँ जो पढ़ाई जाती है वो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जाती जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ हो। यहाँ के हमारे जो हीरोज़ हैं उनका कोई नाम नहीं लेता, और यहाँ अगर हमारी तारीख़ देखी जाए, हमारी तारीख़ भी नहीं पढ़ाई जाती, जो बड़ी पुरानी तारीख़ है। तो ये कोई बताते नहीं, हमारी तारीख़ इस तरह की बताई नहीं जाती, और इसलिए हमें ज़्यादा एक मस्ख़शुदा तारीख़ हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मस्ख़शुदा तारीख़ हमने अपने बड़ों से पढ़ी थी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर ये डेमोक्रेसी का सिस्टम, ये सियासत का सिस्टम वहाँ पे वेल नरिश्ड है, और इसकी वजह यही है क्योंकि वहाँ के लोग इतने साहिब हैसियत हैं, वहाँ के लोग इतने साहिब इल्म हैं, वहाँ के लोग को वो अपने हुकूक जानते हैं, वो अपने राइट्स जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि हमें किस लीडर को सेलेक्ट करना है और उस लीडर को किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या हालात हैं, यहाँ पे एक बिरयानी के प्लेट पे आपको वोट मिल जाता है, 2000 रुपये पे आपको वोट मिल जाता है, एक जलसे से आपको वोट मिल जाता है, 2-3 कश्मीर या बाकी के मसाइल पर बात करने से आपको वोट मिल जाता है। यहाँ पाकिस्तान में हमारी ऐसी हालत है। इल्म सियासियात का ज़मीनी हक़ाइक़ से फ़र्क इसलिए नज़र आता है क्योंकि हम ज़मीनी हक़ाइक़ में सियासत को आने ही नहीं देते। पोजीशन में अब आप हों तो उस वक्त यकीनन आप आवाम के दुख दर्द की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इक़्तिदार में आते हैं तो शायद वो जो आवाम का दुख दर्द है, जो आवाम के मसाइल हैं, वो आप भूल जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि शायद बहुत से जो सियासतदान हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करते हैं। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये कैसी अजीब बात है कि जिस सियासत के सीने में दिल ना हो वो सियासत कैसे कहलाई जा सकती है। सियासत का शोबा बराह रास्त इंसानों की खिदमत से मुताल्लिक है, और ये कैसी खिदमत है कि कहा जाए कि सियासत में अगर आपने कामयाब होना है
तो ये सुनहरी कुलिया पल्ले से बांध लें कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासत के सीने में दिल नहीं होता और इस जैसे बहुत से मफरूजात का इस्तेमाल किया गया है जानबूझकर सियासत और सियासत करने वालों को बदनाम करने के लिए। हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये सिर्फ गरीब आवाम के लिए है। जो एलिट क्लास है या जो अमीर है या सियासतदान है, उनके लिए आपको कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं नजर आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है हमारी, और इसी गलती की वजह से आपको ये बात सुनने को मिलती है कि सियासत का दिल नहीं। मेरे ख्याल में तो अगर कोई दिल किसी जगह बच गया है पाकिस्तान में आज भी, तो वो सियासत के में ही दिल है। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जो असेंबलियों में उठाए जाते हैं, बड़ा शोर शराबा होता है, कमेटियों में तलब किए जाते हैं अफसर, पर ये अफसर शाही जो है ये बिल आखिर अपनों को बचा ही लेती है, और ज़्यादा ताकतवर तो ये होती है। और अगर दिल नहीं है किसी में तो अफसर शाही में नहीं है। लेजिस्लेशन से बड़ा काम दुनिया में और कोई नहीं है। यानी कि ये वो काम है, डॉक्टर भी एक वक्त में एक या शायद 10 या 100 लोगों की जान बचाता होगा। जब आप लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में आप असरअंदाज हो रहे होते हैं। ये दर्द दिल रखने वालों को ही करना चाहिए है, और अगर ड्यू प्रोसेस चलेगा तो दर्द दिल रखने वाले ही ये काम किया करेंगे। सोचने की बात है कि एक वो शख्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल में घूम रहा है, कभी एक जगह पर, कभी दूसरी जगह पर, कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में अपनी फैमिली के साथ, उस शख्स को क्या पता होगा कि एक गरीब घर के अंदर 5 दिनों से लोग भूखे बैठे हुए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, उसकी फीलिंग का उसको क्या पता होगा। तो ये जो गैप है हमारे बीच में, इसी वजह से लोग सियासत को जुल्म की निगाह से देखते हैं, लोग सियासत को बुरा समझते हैं। तवक्को रखनी चाहिए कि इस मुल्क में जैसी भी जमहूरियत है उसका तसलसल रहे। जब तसलसल रहेगा तो यकीनन एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हमारे सियासतदान और हमारी सियासत ऐसी होगी जो अवाम की फलाह के लिए काम करेगी, और उनके सीने में जो अवाम का दर्द है वो भी हमें देखने को मिलेगा। सियासत के सीने में दिल होता है, सियासत के सीने में ही तो दिल होता है। ईसी स्मिथ की तारीफ के मुताबिक इल्म सियासियात माशरती उलूम की एक शाख है जो रियासत के नजरिए और तंजीम और हुकूमत और उसकी कारकर्दगी से मुताल्लिक है। सियासियात एक मुनफरिद और अहम तरीन शोबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक अवाम की फलाह व बहबूद से है। पाकिस्तान की तारीख ऐसे अजीम सियासतदानों से भरी पड़ी है जिन्होंने जमहूरियत और अवाम के हक के हुक्मरानी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। जहाँ ये शोबा अजीम इंसानों का एहसानमंद है, वही इस शोबा को बदनाम करने वालों की भी कमी नहीं। ऐसे बहुत सारे सियासतदान भी इस शोबा से वाबस्ता रहे जिनकी हरकतों की वजह से ये मुकद्दस शोबा बदनाम हुआ। आज इस शोबा में तालीम याफ्ता नौजवानों की कमी है। हमें चाहिए कि बहैसियत वोटर हम तालीम याफ्ता और दयानतदार उम्मीदवारों को वोट दें ताकि इस शोबा पर अवाम का एतमाद भी बहाल हो और इसको नया तालीम याफ्ता खून भी मुयस्सर आए। नाजरीन, आज मैं आई हूँ केनाल बैंक सोसाइटी फतेहगढ़ में, जहाँ पर है बतातिस अब्दुल कादिर का स्टॉल। ये छोटा सा स्टॉल है लेकिन इस पे 112 फ्लेवर के फ्राइज बनाए जाते हैं। बतातिस अब्दुल कादिर है क्या और ये फ्राइज कौन से फ्लेवर के हैं, चले आए इनके ऑनर से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मोहम्मद राहील तैयब साहब। आप मुझे बताएं कि ये बतातिस क्या है। बतातिस अरबी में आलू को ही कहते हैं, तो बतातिस अब्दुल कादिर नाम रखा था, अब्दुल कादिर एक फर्सी नाम। तो आप कितनी किस्म की फ्राइज बनाते हैं? अच्छा, यहाँ पे हम ऐसा है कि कम से कम अगर उसके जायका कहा जाए जिस तरह, वो तो तकरीबन सॉस और मसाले को मिला के 112 बनती हैं। वैसे हमारे पास मसाला तकरीबन 16 से 17 इस वक्त अवेलेबल हैं, और सॉसेस इसी तरह 24 से 25 हैं, जिनके साथ हम मिला के उनको मुख्तलिफ उसके टेस्ट बनाते हैं। मुख्तलिफ रेसिपी हैं जिसमें लोडेड फ्राइज़ और पिज़्ज़ा फ्राइज़ हमारे अहम। 112 में से किस फ्राइज़ की जो फ्लेवर है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है तो हॉट एंड स्पाइसी, फजीता और बारबेक्यू। सॉसेज कितनी किस्म की हैं?
अच्छा सॉस जो सी वो तकरीबन हमारे पास 28 इकसाम है उसकी, और मसाले भी इसी तरह 18 हैं। तो ये है कि उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की हम रेसिपीज़ है हमारी, इन्हीं में चीज़ सॉस भी है, इटालियन है, बारबेक्यू है, और मुख्तलिफ़ किस्म की है, जिसे हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी बनाते हैं, लोडेड फ्राइज़ भी बनाते हैं। ये दो ऐसे हैं, लोडेड फ्राइज़ और पिज़्ज़ा फ्राइज़, जो कि हमारा समझे मोनो है, इनकी वजह से। अच्छा, तो ये सॉसेज आप खुद बनाते हैं? जी, इसमें से कुछ सॉसेज जो सी है वो जो सबसे ज़्यादा चलती हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, वो हमने खुद ही डेवलप की, और वो इटालियन बारबेक्यू है, इसी तरह और 2-3 सॉसेज हैं वो हमारी अपनी डेवलप की। ये जो आप पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाते हैं, इसकी रेसिपी क्या है? अच्छा, इसकी रेसिपी ऐसी है जैसे हम पिज़्ज़ा में जो सा आम जो पिज़्ज़ा होता है उसमें मैदा की डो होती है, ठीक है, वो बनाई जाती है। इसमें हम फ्राइज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको उसके जिस फ्लेवर में जिसमें कहते हैं उसी फ्लेवर का उसको फ्राइज़ को मसाला लगा के उसकी जो सी अंदर की फीलिंग है वो की जाती है। उसके बाद पिज़्ज़ा जो सा पिज़्ज़ा चीज़ आती है वही उसके ऊपर आगे उसी तरह टॉपिंग चिकन की, ऑलिव, कैप्सिकम की और जलापिनो की, इस तरह वो पूरा उसको करके ऊपर से टॉपिंग करके उसको बेक किया जाता है। डेली के कितने फ्राइज़ बनाते हैं आप? डेली की तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मन के ऊपर। अच्छा, मैंने यहाँ देखा है लोग घंटों खड़े होके वेट करते हैं आपके फ्राइज़ खरीदने के लिए, तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो लोगों को घंटों वेट करना पड़ता है? सबसे पहले तो अल्लाह का करम है जी, बाकी ये है कि अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो चीज़ बनानी है जिसको अगर मैं खुद खा सकता हूँ ना, तो फिर वो कस्टमर भी खाएगा। आप एक शॉप भी ले सकते थे, एक स्टॉल भी बना सकते थे, लेकिन मैंने देखा है कि आपने साइकिल पे ही किया हुआ है सारा सेटअप, तो कैसे मैनेज किया इसको? जी, बस ये भी एक लंबी कहानी है, थोड़ा सा इसको बनाते हुए काफ़ी कुछ सोचा कि इसको हम मूव भी करती है ये, ठीक है, लेकिन हमने जब यहाँ पे स्टार्ट किया फिर हमने मूव नहीं किया, यहीं पे ही हमारा एक किस्म का स्टॉल बन गया। मेरे ब्रदर ने लाए, वो जर्मनी वगैरह गए थे, और तो उधर उन्होंने देखा था कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस वजह से फिर वो एक कॉन्सेप्ट था, उसको लेके फिर हमने खुद ही डेवलप करवाया इसको पाकिस्तान में, और वो हिट हुआ, अच्छा लगा लोगों को। माशाल्लाह यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, तो आपने सोचा है आगे फ्यूचर में कि आप कहीं शॉप बनाएंगे? जी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द, क्योंकि अब मेरा अल्लाह का शुक्र है काम ज़्यादा है, तो इसके बाद अब शॉप की मुझे अशद ज़रूरत है, क्योंकि वैसे तो मैं ओपन में होगी जी। अब मैं मूव कर रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी। कहाँ मूव कर रहे हैं? यही बस 2-4 कदम आगे, इसी रोड पे। हमारे साथ यहाँ कस्टमर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आपने कौन से फ्लेवर के फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं? यहाँ पे मैंने अभी लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर की थी पहले, और पिज़्ज़ा फ्राइज़ बहुत मज़े। अच्छा, तो आप पहले भी आते रहे यहाँ? मैं आता रहता हूँ यहाँ। अच्छा, तो क्या डिफरेंस लगा टेस्ट का, और क्या ख़ास बात लगी? ख़ास बात सबसे पहले ये है कि इनका बहुत यूनिक है एक स्टॉल यहाँ पे, और यहाँ पे आसपास कहीं भी ऐसा नहीं, और टेस्ट भी बहुत यूनिक है इनका, और क्वालिटी। नाजरीन, मेरे लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ और लोडेड फ्राइज़ विद चीज़ सॉस आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे घंटे का आगाज हो चुका है, और अब बारी है हमारे सेगमेंट की। पौधा भी लगा दिया, खाना भी खिला दिया, अब जरा घुमा के लाते हैं आपको, डॉक्यूमेंट्री भी दिखा दी। अब जरा यॉर्कशायर की बात करते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के नॉवेल का सिलसिला जारी है, और वो कहते हैं कि इतने यॉर्क्स देखे कि लगता है थोड़े थोड़े यॉर्क्स हम भी हो गए उन्हें देख देख के। सो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। हम गुफ्तगू कर रहे हैं यॉर्कशायर पर, और यॉर्कशायर जो है वो एक बड़ी ही कमाल एक तख्लीक है, एक कमाल सफ़रनामा है, एक अदबी शाहपारा है। और अदबी शाहपारा के हवाले से जो सबसे बड़ी दलील है वो तो यही है कि शौकत सदीकी साहब ने उसको राख पर तरजीह दी, यानी राख नावल पर यॉर्कशायर को तरजीह दी एक अवार्ड के सिलसिले में। तो कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी कमाल और बड़ी खूबसूरत किताब है, और हमारी जो गुफ्तगू है तारड़ साहब से वो इसी किताब के हवाले से हो रही है। तारड़ साहब, आपका हर सफ़रनामे में जो इंतसाब होता है वो भी एक बड़ी खासे की चीज़ होती है, और ये जो सफ़रनामा है ये अहमद दाऊद के नाम है, तो इनके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कुछ। अहमद दाऊद के बारे में तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है। बहुत वाइल्ड नेचर का, टेम्परामेंटल, जल्दी नाराज़ हो जाने वाला, और एक आवारगी जो थी उसके अंदर के रात को 11 बजे वो आता है इस्लामाबाद में जब मैं था जी, और कहता मोटरसाइकिल पे बैठो, उसके पास मोटरसाइकिल था, कहाँ जाना, मैं तुम्हें एक मंजर दिखाना चाहता।
तो रात को 11 बजे हम जाते हैं तो पिंडी से जो शारा इस्लामाबाद ही शायद कहलाती है, वीरान उन ज़मानों में जी, तो एक मसरूक शुदा रास्ता था, उधर गया, तारीकी थी और चांदनी रात थी, तो हम वहाँ पे खड़े हो गए। वहाँ पे रात को सांप आते थे, क्योंकि दिन की शायद वो जो गर्मी होती है तारकोल की, उससे घबरा कर वो एरिया था, और वहाँ पे मैंने दर्जनों सांप देखे और वो आपस में अटखेलियाँ कर रहे थे, सांप और सांपड़ियाँ वगैरह, और चांदनी रात में वो एक अजीब मंजर था। तो ये अहमद दाऊद के जहन में इस किस्म की बातें आती थी, या है कि औरंगजेब आलमगीर के ज़माने का एक कुआं है फलां जगह, या फलां जो नाला है वहाँ पे वो आबशार है, तो उसमें ये या तो लोग उसको पसंद करते थे या शदीद नापसंद करते थे। एंड आई ऑलवेज फील कि ये जो हर दिल अजीज़ कहा जाता है ना, ये कहीं ना कहीं मुफाहमत करते हैं तो हर दिल अजीज़ होते हैं, या शायद मुनाफकत करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाला इंसान है उसके हमेशा कहीं ना कहीं वो हर दिल अजीज़ नहीं होगा, कुछ के अजीज़ होगा और कुछ को वो नापसंद होगा। तो अहमद दाऊद ऐसा शख्स था, और उसकी क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो बहुत वास्ट थी। उसका विस्की और परिंदों का गोश्त उसका एक बड़ा ज़बरदस्त अफसाना था, रिहाई उसका नावलेट था, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड आल्सो ज़ियाउल हक के अहद में, और सडनली मतलब मेरा ख्याल है ही वाज 46, एकदम हार्ट अटैक हुआ तो मर गया। मोहनपुरा के कब्रिस्तान में हमने उसे दफन किया। कैसे कैसे बड़े इंसान, कैसे कैसे बड़े किरदार होते हैं। सर ये बताइए कि जो याक सराय है ये बड़ी एक मुश्किल मुहिम थी, यानी अगर आपकी मुश्किल मुहिमात में से देखा जाए, स्नो लेक एक बहुत ही मुश्किल है, लेकिन स्नो लेक तो आपने बाद में की। याक सराय जो थी शायद आपकी इनिशियल स्टेजेस पे एक मुश्किल तरीन मुहिम थी, और इस मुहिम में आपने अपनी किताब में अशरफ अमान समेत इकराम बेग, करीम जान, आरिफ असलम, रहमत नबी, इन तमाम के बारे में कहा है कि इनका दोस्ताना ताउन जो है वो मुझे हासिल रहा, और इन सब का आपने शुक्रिया भी अदा किया है। तो मेरा सवाल ये कि वो ताउन जो था वो क्या था, और दूसरा ये है कि क्रोम्बर झील के बारे में बताइए कि वो क्रोम्बर झील का आपको आइडिया या ज़हन में क्या आया? उस वक्त इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी क्रोम्बर झील के हवाले से जनरली, जिस तरह भी हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती है सोशल मीडिया की सूरत में या मुख्तलिफ, लेकिन उस वक्त तो इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं थी। तो आपको क्रोम्बर झील का किसने बताया था, और ये जुनून खेजी कैसे आई थी? अच्छा, रहमत नबी तो ज़ाहिर है उसको मैं प्रिंस ऑफ फेरी मेडोज़ कहता हूँ। आरिफ असलम ने मेरे लिए और पूरी फैमिली के लिए पूरा एक ट्रिप अरेंज किया। आप जानते हैं कि आरिफ के वालिद साहब उन्होंने वो रोड बनवाई थी, क्योंकि ऊपर जंगल ख़रीदा था फेरी मेडोज़ पे, तो आरिफ असलम का इसलिए शुक्रगुजार हुआ कि उन्होंने सारे अरेंजमेंट किए। और उसके बाद अशरफ अमान जो है, अशरफ अमान द फर्स्ट पर्सन टू समिट K2, उसका अब तज़किरा ही नहीं आता कि भाई अशरफ अमान भी कोई था, माउंटेनियर था। तो अशरफ अमान का इसलिए शुक्रिया अदा किया कि ये जो क्रोम्बर का सारा सफ़र था जी, ये बेसिकली इसकी सारी जो थी कि मंजिलें कौन सी होंगी, कहाँ से पार होना है, क्योंकि जब आप विल्डरनेस में जाते हैं या अननोन में जाते हैं तो वहाँ वो स्टेशन थोड़ी होते हैं, वो तो ट्रैकिंग के लिहाज से लोग जो मुनासिब जगह जहाँ पानी हो, जो सेफ़ हो वगैरह वगैरह, तो ये अशरफ अमान ने सारा कुछ किया था। अच्छा। और अशरफ अमान ने ही एक मेरे लिए गाइड अरेंज किया जो बदकिस्मती से जा चुका था, तो इसलिए अशरफ अमान का भी शुक्रिया। सर वो क्रोम्बर झील के हवाले से आपने नहीं बताया, यानी क्रोम्बर झील का आपको किस तरह पता चला, और ये जो क्रोम्बर झील इतनी दूर थी तो ये क्या जुनून खेजी थी कि क्रोम्बर झील पे जाना है? ये एक बहुत अब मेरी शक्ल से तो नहीं लगता कि मैं इतना जुनून खेज हुआ करता था, लेकिन वो दिन थे कि जुनून में जितनी भी गुजरी तो जुनून में ही गुजरी, और वो एक फिक्सेशन हो जाती थी एक किसी शय के लिए, शायद चेहरे के लिए भी किसी पैशन के लिए। गंधारा का पैशन आया तो गंधारा के पीछे हो गए, पेंटिंग का आया तो उधर हो गए। कुछ चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, कुछ स्टे कर जाती हैं जी।
तो जो है पहाड़ों का इश्क और झीलों के साथ मोहब्बत, वो भी मैं उसी तरह ही जिस तरह मैंने शागोरी कहा केटू को एक महबूबा की तरह, तो मैं उनके साथ इस तरह ही इश्क में मुब्तला होता हूँ जैसे आप किसी खातून के साथ हो जाते हैं। और तमाम तर वारदात उसी किस्म की होती है, बेचैनी और उससे मिलने की, उससे वसल की ख्वाहिश। चुनांचे नज़ीर साबर मोस्ट फेमस माउंटेनियर, हमारा पहला शख्स जिसने किया एवरेस्ट किया पाकिस्तानी, और बहुत ही नफीस इंसान। तो मैं जब इस्लामाबाद में होता था तो अक्सर मुलाकात रहती थी। तो एक रोज़ मैं उसके ऑफिस में गया और ये दिन थे क्रिसमस के बाद के। तो उसकी टेबल के ऊपर जो शीशा था उसके नीचे बहुत सारे फॉरेन पोस्ट कार्ड पड़े हुए थे जो एक्सपीडिशन में आई और क्रिसमस के मौका पर वो कार्ड थे। तो मैंने एक बहुत बड़ा कार्ड देखा और उसके ऊपर एक झील की तस्वीर। ठीक है। और दैट झील उसी वक्त ही वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि पहली नज़र में जो मोहब्बत हो जाती है, तो मैं आई गॉट सो एक्साइटेड, आई थॉट कि ये कनाडा वगैरह में है। तो मैंने नज़ीर साबर से कहा, मैं कि नज़ीर यार ये बहुत ज़बरदस्त लेके ये है कहाँ? तो कहता पाकिस्तान में। मैंने कहा पाकिस्तान में कहाँ पे? कहने का ब्रोगल के पास। अच्छा। मैंने कहा ब्रोगल किधर है? उनका अफगानिस्तान के साथ, यानी कि अननोन टेरिटरी थी सारी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोम्बर। वो क्रोम्बर फिक्स हो गया मेरे कि जाना है। ठीक है। चुनाचे आई फील कि भाई क्रोम्बर ने मुझे संदेशा भेजा, किसी और को नहीं भेजा, तो मैंने उसकी तरफ सफ़र किया। ये इस तरह पता चला क्रोम्बर क्या। सर मेरा सवाल ये है कि किम ओनील जो हैं इन्होंने आपको गिलगित में कहा था, आपने लिखा भी है कि मुस्तनसर जब तुम वर्गोथ ग्लेशियर के ऐन नीचे एक जंगल में अपने खैमे लगाओगे, अगर तुम वहाँ पहुँच जाते हो, अगली सुबह 5 बजे बेदार होना और जो वर्गोथ ग्लेशियर की बर्फ़ें हैं उनके अख्ताम पर एक घना जंगल है, वहाँ ज़रूर जाना। उस घने जंगल में बहुत कम कोहनवर्द गए हैं। वहाँ सवेरे सवेरे एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक परिंदे यूं उड़ान करते हैं जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। तो क्या किम ओनील ने ठीक कहा था सर? आप गए थे वर्गोथ ग्लेशियर के ऊपर ही वो जंगल था? एक्चुअली ये मेरे जहन में था। किम ओनील और उसका खामन मुझे मिले गिलगित में, शायद चिनारिन में। अच्छा। तो मैंने जब डिस्कस किया ये सफ़र, तो वो एक ख़ास मंजिल मेरे हसुइन तक वो जा चुकी थी, लेकिन उससे आगे नहीं गए थे। बल्कि उसने मुझे कहा था कि उसके आगे की डिस्क्रिप्शन अगर आप मुझे भेज दें तो वो लोनली प्लैनेट किताब जो थी वो लिख रहे थे, तो मैं उसमें शामिल कर लूँ। ठीक है। तो मेरा पूरा इरादा था, क्योंकि ये अजीबोगरीब फैंटेसी बनती है ना कि एक बिल्कुल कोई जंगल है अननोन सा, और उसमें ऐसे परिंदे हैं जो बकौल उसके किसी ने देखे नहीं, और सुबह सवेरे वो इस डाल से उस डाल पे जा रहे हैं और बहुत कसरत से। लेकिन बदकिस्मती से जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं वर्गोथ के करीब, तो एक तो देर से पहुँचे और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो नदियाँ हमने अबूर की, मौत वाली नदियाँ थी, और उसके बाद हमारा जो सो कॉल्ड एक कुक था वो आगे चला गया था पोर्टर्स को लेके, खुराक को लेके। तो रात के 9-10 बजे तक हम चलते रहे। तो उसके बाद हमें होश नहीं आई सुबह वहाँ जाने की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अच्छा हुआ। मकार उसने सिलसिला ये कि आज भी जी वो जंगल जो है उसकी फैंटेसी मेरे ज़हन में, और अगर मैं वो देख लेता और वो हकीकत में बदल जाता तो वो एक तजर्बा हो के वो कब का ज़ाहिर हो चुका होता। वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब वो ये है कि वो जो मेरे ख़यालात में या फैंटेसी है, उसमें वो जंगल मैं ख़ुद क्रिएट कर लेता हूँ, किस किस्म का घना जंगल होगा, और वो जो परिंदे उड़ाने करते हैं उनके रंग का मैं ख़ुद तयन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं हुआ। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली किम ओनील ने, मेरा ख्याल है आपने भी देखे होंगे, गशप जो परिंदा है जी, बहुत लंबी दुम वाला जी, तो शायद वो गशप की कोई किस्म हो, लेकिन उसका कहना था कि वो मैंने उस किस्म के परिंदे नहीं देखे। सही। गशप यकीनन बहुत खूबसूरत परिंदा है अगर उसकी आदतों को थोड़ी देर के लिए सरफे नज़र किया जाए। नाज़रीन, याक सराय पर आपने गुफ्तगू सुनी तार साहब की
याकसराय जो है वो एक कमाल और बड़ा ही खूबसूरत सफ़रनामा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और याकसराय पर हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला वो तार सबसे जारी है, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब एक खबर ऐसी है जिसपे हम बार बार बात करते रहते हैं, करनी ज़रूरी भी है, क्योंकि कोविड का फैलाव बहुत ज़्यादा है और उस पर हम आप तक अपडेट्स न सिर्फ कोविड के हवाले से पहुंचाते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ वैक्सीनेशन की सूरत हाल भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। 3 करोड़ से ज़ायद लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं पाकिस्तान में, मजीद हो रहे हैं और गवर्नमेंट का हदफ है कि इसको मजीद तेज़ी से बढ़ाया जाए, आगे 7 करोड़ तक लेके जाया जाए कम अज़ कम 2021 के अंदर। और 68 अफराद जाँ बाक हुए। सिंध में स्कूल 19 अगस्त तक बंद रहेंगे, कारोबार 8 बजे तक खोल दिए गए हैं, लॉकडाउन खत्म हुआ है। लेकिन पंजाब के कुछ शहरों में सूरत हाल काफी चैलेंजिंग है। इस वक्त डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रीसेंट सिचुएशन जान लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हम बात कर रहे थे कोविड की सिचुएशन के हवाले से। अभी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान तो किया गया है ऑब्वियसली, लेकिन पंजाब के कुछ शहरों की भी बात करें, वहाँ सिचुएशन अभी है जहाँ पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट की अब क्या स्ट्रैटेजी है? स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाया जाएगा और क्या सिचुएशन होने वाली है अभी? जी देखें, जिस तरह से हमारे पास डेली सुबह NCOC में डाटा आता है पूरे मुल्क से, और उसके अंदर एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से शहर हैं या कौन से एरियाज हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है, तो उसकी रोशनी में फैसले किए जाते हैं। और ये चूंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसलिए डे टू डे फैसले जो हैं वो उसी बेसिस पे, डाटा की बेसिस पे किए जाते हैं। तो जिन शहरों में अभी पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है, जैसे पंजाब के 3-4 शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सिंध के 2 शहर हैं, इसी तरह KP के 2 शहर हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट पाबंदियाँ होंगी, वहाँ पे ज़्यादा ये लॉकडाउन की तरफ ज़्यादा जाया जाएगा। और जिन शहरों में कम पॉजिटिविटी रेशियो, वहाँ उसी हिसाब से पाबंदियों में थोड़ी नरमी रहेगी। तो ये अकॉर्डिंग टू द डाटा, और जो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई होते हैं उनके ऊपर ज्यादा सख्तियां की जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कंप्लीट लॉकडाउन तो वफाक की पहले भी पॉलिसी नहीं रही, NCOC भी नहीं इसको रिकमेंड कर रहा था जैसे सिंध ने किया, तो आप कंप्लीट लॉकडाउन तो किसी शहर में करने का इरादा नहीं रखते, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने तकरीबन 30% से उस सर्ज को कंट्रोल करके 20% पे ले आए। इसका मतलब ये है कि वी हैव एक्चुअली गॉट सम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉकडाउन इनिशिएटिव। तो आप समझती हैं कि इसके ऊपर वफाक को और पंजाब को जाना पड़ेगा इस रिजल्ट्स के बाद, या आप समझती है कि नहीं, ये हौसला अफजा रिजल्ट्स नहीं है? कैसे देख रही हैं? नहीं जी, देखिए, कंप्लीट लॉकडाउन जो है ना, वो इस तरह की लॉन्ग टर्म पेंडेमिक्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है, प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, क्योंकि ये आप जब कभी भी कंप्लीट लॉकडाउन को लिफ्ट करोगे तो आपको दोबारा सर्ज नजर आएगा। इसलिए आपको वो मेजर्स करने जो कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं। तो इसलिए इसमें, और जिस तरह से आपने देखा है कि पूरी दुनिया में कंप्लीट लॉकडाउन के खिलाफ इवन डेवलप्ड नेशंस में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मतलब कि गॉन और जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन जगहों को लॉकडाउन में किया जाए, तो ये पहली 3 वेव्स में भी ये पॉलिसी इफेक्टिव रही थी जी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से अभी हमने लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी देखा कि अभी 3 करोड़ पब्लिक को आपने वैक्सीनेटेड कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 2021 तक आप लोग 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेटेड करेंगे। अब लॉकडाउन की सिचुएशन में हमने देखा कि लोगों का रुझान वैक्सीनेशन की तरफ ज्यादा आया भी, और जब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कहा कि हम सिम ब्लॉक्स करेंगे, हम दीगर मामलात करेंगे, तभी लोग वैक्सीनेशन की तरफ आए। अभी भी बहुत सारे एरियाज में वैक्सीनेशन चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए, तो आप लोग उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं? देखिए जी, इस वक्त तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारी वैक्सीनेशन अब तकरीबन 4 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है, और इसमें सबसे पॉजिटिव बात ये है कि लोगों का रुझान अब इसकी तरफ डेफिनेटली बेहतर हुआ है, कि जिस तरह से पहला 1 करोड़ जो था उसको अचीव करने में हमें 113 दिन लगे थे, मगर अब जो है ये जो 3रा करोड़ था वो हमें 16 दिन में कंप्लीट हुआ है, और ये 4था करोड़ मैं समझती हूँ इससे भी कम दिनों में अचीव हो जाएगा। और ये स्पीड देखते हुए, क्योंकि 11 लाख से ज्यादा डेली वैक्सीनेशन अब हो रही हैं, तो उसके गवर्नमेंट ने अपना टारगेट खुद से जो है वो बढ़ा दिया, और अब हमारा टारगेट ये है कि हम दिसंबर तक 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। और एक मेन रोल जो है वो हमारी मोबाइल वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो रोल प्ले कर रही है, कि लोगों के डोर स्टेप्स पे जाके, घर घर जाके जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इस वक्त जितनी टोटल वैक्सीनेशन हो रही है डेली, उसमें 28% जो है वो मोबाइल वैक्सीनेशन हो रही है। तो इससे भी इंशाल्लाह ताला चीजें बहुत बेहतर इंशाल्लाह ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, साथ साथ मुहर्रम के हवाले से, क्योंकि अब मुहर्रम शुरू होने वाला है, इसमें जुलूस भी होंगे, मजालिस भी होंगी, SOPs पर अमल दरामद कराना गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। हमने ईद के
दिनों में भी देखा और दीगर मामलात पे भी। तो इस सारी सिचुएशन में क्या होगा, किस तरह से आप लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे एसओपीज को? देखें जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई इस तरह के मौके आते हैं, अभी हमारी बकरा ईद गुजरी है, उसके बाद हमने एक सर्च देखा था, तो ये अब ज़ाहिर ये भी हमारा एक बहुत अहम मजहबी हमारी मौका आ रहा है और डेफिनेटली इसमें मजालिस भी होंगे, जुलूस भी होंगे, मगर उनके लिए एसओपीज इशू कर दिए गए हैं और हमें उम्मीद है कि उन एसओपीज पे अगर अमल दरामद होगा तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें उसी तरह से रूटीन में होंगी भी और वबा भी कंट्रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो एनसीओसी को 500 दिन मुकम्मल हुए, आप समेत सभी जो लोग इसमें रोल प्ले करते रहे, असद उमर साहब, दीगर इदारों के भी लोग, सबको हमारी तरफ से एक तो खिराज तहसीन है। यकीनी तौर पे बहुत चैलेंजिंग था, जब मुश्किल वक्त गुजर जाता है तो लगता है कि वो मुश्किल नहीं था, लेकिन हमें मालूम है कि कितना मुश्किल था और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए कितना चैलेंजिंग था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक बेहतर ही परफॉर्म किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपके वैक्सीनेशन सेंटर्स भी, हमें खुद ज़ाती तौर पर जाने का इत्तेफाक हुआ लाहौर के अंदर, तो अच्छा इंतजाम है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। नंबर वन। और नंबर 2 ये है कि जो 500 दिन अब मुकम्मल हुए हैं, इसके बाद क्या मजीद एनसीओसी की जो स्ट्रैटेजी है वो तब्दील होगी या उसी स्ट्रैटेजी के साथ चलेगा? व्हाट यू वांट टू से अबाउट दीस 500 डेज? कितने चैलेंजिंग थे, इस पे भी अपना कमेंट प्लीज दीजिए। बिल्कुल, ये बड़े चैलेंजिंग थे और इसके अंदर एक लर्निंग प्रोसेस था जो कंटिन्यूसली चलता रहा। हम हर दिन जो है वो अपनी जो फैसले किए जाते थे और उसके फिर जो रिजल्ट्स आते थे उनसे हम लोग सीखते थे और कोशिश करते थे कि वो पुरानी फैसलों की रोशनी में जो नए फैसले हों उनमें बेहतरी हो। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस भी था हमारे लिए, क्योंकि पहली दफा ये चीज मुल्क में आई थी और उसको इतने बड़े स्केल पे निमटना, सारे सूबों को लेके चलना। मगर इसका लर्निंग प्रोसेस में हमने ये सीखा कि जाहिर है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने सारे सूबों को भी ऑन बोर्ड रखा, AJK-GB जो हमारे रीजन्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड रखा और मिलजुल के जो फैसले किए हैं और एक जॉइंट स्ट्रेटजीज जो बनती थी उसने बहुत एक इफेक्टिव रोल प्ले किया था। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ स्कूल्स के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, स्कूल्स को लेके वफाक की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन का हम शिकार रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। अब स्कूल्स वाले मामले को किस तरह से लेके जाएगी गवर्नमेंट? देखें जी, स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल पॉलिसीज बनाई हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है और आप इतने लंबे साल 2 साल के लिए जो है ना आप स्कूल्स बंद कर सकते हैं ना आप मईशत को रोक सकते हैं। तो हम न्यू नॉर्मल जो एक हम जिसको आप कहते हैं कि हमें उस जिंदगी के साथ अपने लाइफस्टाइल्स को मॉडिफाई करना होगा। तो स्कूल्स के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। तमाम टीचर्स जो हैं वो उस वक्त तक स्कूल में एंटर नहीं हो सकेंगे जब तक उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी और बच्चों को भी जो बुलाया जा रहा है वो SOPs के तहत और सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जा रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि खुले रहें और ये तालीम मजीद हर्ज न हो। आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर साहिबा, 18 महीने के बाद तकरीबन सऊदी अरब ने वीज़ाज़ ओपन किए हैं उम्रा ज़ायरीन के लिए, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है जिन ममालिक के लिए ओपन किए गए हैं उनको तकरीबन 13 ममालिक के ज़ायरीन ऐसे हैं पाकिस्तान समेत जिनको क्वारंटीन करना होगा। तो एक बड़ा मसला रहा था चाइनीज़ वैक्सीन को लेकर, सऊदी अरब अलाउ नहीं कर रहा था वीज़ाज़ को या एंट्री को, तो उस मसले को हल कर लिया गया है? क्या फोकस है उसके ऊपर? देखिए जी, अभी भी मैं समझती हूँ कि इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो ये है कि उनकी अप्रूव्ड वैक्सीन की जो है वो बूस्टर डोज लगे और उनकी अप्रूव्ड वैक्सीन जो हैं वो फाइजर है या मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका। जिन लोगों को वो लगी हुई है वो तो ट्रेवल कर सकेंगे, मगर जिन लोगों को चाइनीज वैक्सीन लगी है उनको अभी बूस्टर डोज लगाने का इन वैक्सीन का जो है वो हमारे पास कोई सेफ्टी डाटा मौजूद नहीं है। जो को मिक्स एंड मैच किया जाता है इसके बारे में अभी पूरी दुनिया ग्लोबली तो डॉक्टर साहब ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद है कि अगर वैक्सीन कोई और लगी हुई है, जैसे चाइनीज वैक्सीन लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ से जाने वाले ज़ायरीन वहाँ पे क्वारंटीन कर रहे हैं 14 दिन के लिए, तो वो SOPs तो मुकम्मल कर लेंगे, देन दे आर फ्री टू मूव। तो आप कोई ऐसा SOPs तय करें ना, ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे हमारे पाकिस्तानियों को फायदा हो। देखिए, मैं समझती हूँ कि फॉरेन ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रही है, काम भी कर रही है। हम जल्द से जल्द जो है कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनवाएं या ये जो चाइनीज वैक्सीन हैं जो उनकी एक्सेप्टेंस का कोई मैकेनिज्म हो, क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, WHO की रिकग्नाइज से कुछ तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसके ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला मैं समझ बाकी चीजों का सॉल्यूशन निकला, इसका भी निकल आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय सेहत, हमारे साथ मुफ्ती एग्जैक्टली और इनका हम हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं कि ये ट्रैवल भी कर रही हो, तो ये हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा बनने मंडे को हमारा टाइम ऐसा होता है कि ट्रैवल कर रही होती है। सो थैंक यू वंस अगेन मैम। एंड वैक्सीनेशन के हवाले से आपने जरूर वैक्सीनेशन करानी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने SOPs को भी फॉलो करना है। इसी अच्छी बात पे जी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
जबरदस्त जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं हमजा तनवीर। नेस्कैफे बेसमेंट से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। हर सीजन में आपको ये नजर आए, बहुत ही सुरीले। पर्सनली मैं इनकी आवाज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा गाते हैं। लेकिन इमरान, कुछ सिंगर्स होते हैं जिनकी आवाज़, जिनका कैलिबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से रिकग्निशन उनको उस तरह से नहीं मिलती है। पाकिस्तान में ऐसे केसेस हाँ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम एक्सप्रेसो में कोशिश करते हैं कि वो तमाम एक्सप्रेसो में आ गए ना, हाँ, आ गए, प्लेटफॉर्म मिल गए इंशाल्लाह। हमजा नेस्कैफे में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, बहुत जबरदस्त गाने गाए और आज हमने सोचा कि आज हमजा साहब की मुलाकात भी करवाएंगे और इनसे कुछ हम सुबह सुबह अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। हमजा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं? वेलकम। सुबह सुबह बड़ा ज़रूर होता है वैसे जल्दी उठाने का एक आर्टिस्ट को, और फिर ऊपर से गाना गवाने हमने दोनों काम कर लिए, तो पहले माजरत। नो प्रॉब्लम, इट्स रियली प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत मजा आ रहा है और आई होप कि आप लोगों को भी आ रहा होगा। अभी मेरी आवाज निकल नहीं रही वैसे। नहीं, इट्स टोटली ओके, और हम बिल्कुल इस बात को समझ भी सकते हैं। खैर, सबसे पहले तो ये बताइए कि यूजुअली आपकी रूटीन क्या है दिन की? लेट उठते होंगे ऐसा? नहीं, लेट नहीं उठता। मैं बेसिकली ऑफिस जॉब करता हूँ। अच्छा, तो इसलिए मेरी मॉर्निंग शिफ्ट ही होती है, तो मैं सुबह मुझे उठने की आदत है, लेकिन सुबह गाने की आदत नहीं है। सुबह गाने की आदत नहीं है। गाना जो है वो जब मैं ऑफिस से फ्री होता हूँ, कभी फ्री टाइम मिलता है, यूजुअली लेट नाइट में कभी गैदरिंग्स हो गई तो वहाँ पे, क्योंकि तब जरा एक आर्टिस्ट का इंजन थोड़ा ना वो गर्म होता है। अच्छा, एक तो टिपिकल सवाल होता है कि गाने का शौक कब से? मैं ये नहीं करूंगा, प्रोफेशनली गाने का कब से सोचा कि अब मुझे इसको प्रोफेशनली करना चाहिए? वैसे शौक तो होगा, आर्टिस्ट तो आप हैं, आवाज तो बचपन से ही होगी। कब ये सोचा कि नाउ आई शुड टेक इट सीरियसली? यार, इट हैपेंड बैक इन 2013। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मैं प्रोफेशनली इसको कभी करूंगा। अच्छा, तो ऐसे समझ ले कि आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी इन दैट केस कि मतलब मेरे पास आवाज थी, टैलेंट था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतना गा सकता हूँ, हाउ टू यूटिलाइज इट, और क्या मैं किसी जगह पे गा पाऊंगा भी कि नहीं, क्योंकि आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया था और कहीं पे मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है या लोगों को पसंद भी आएगी। तो मेरी यूनिवर्सिटी में ऑडिशंस हो रहे थे नेस्कैफे बेसमेंट के। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब लकीली आई जस्ट वेंट देयर जस्ट टू मीट जुल्फी भाई, और उनको मिलने का एक ही तरीका था कि मैं वहाँ पे ऑडिशन करता। तो मैंने उनको लाइव गा के कुछ सुनाया, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनीथिंग। उनको मेरी आवाज पसंद आ गई, द रेस्ट इज हिस्ट्री। वाओ, तो या जबरदस्त। वैसे जुल्फी इज अ लेजेंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एक तो आर्टिस्ट तो वो बहुत कमाल हैं ही, लेकिन आप जैसी कई और अच्छी आवाजों और आपकी आवाज भी लाने का बड़ा क्रेडिट है उनको, सो ये बड़ा एक क्रेडिट है। बिल्कुल, बड़े अच्छे सिंगर्स। एग्जैक्टली, भी यंगस्टर्स में भी हम हादिया को भी उस दिन देख रहे थे कि वो भी जुल्फी भाई की शो, आपके दोस्त भी हैं, बहुत सी आवाजें हैं। हारून शेरून जो कि इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर है, बहुत कमाल, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अच्छा, तो हमजा, चूंकि अब आपने गाया, अब आप बहुत सारे सीजन्स में आए भी, अब क्या प्लान है अपने गानों को लेके, अपनी म्यूजिक को लेके फर्दर? बेसिकली अब मेरे पे एक स्टैंप लग चुका है ऑलरेडी कि मैं जितने भी नेस्कैफे बेसमेंट के सीजन में आया हूँ तो मैंने सब कवर्स ही किए। अच्छा, तो हालांकि मैंने जुल्फी भाई से बोला भी था कि जुल्फी भाई नाउ इट्स टाइम कि मतलब अब सीजन 5 में अगर आप मुझे रिक्रूट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट समथिंग ओरिजिनल, ये वो। तो मैंने तब एक बड़ा एक गाना बनाया हुआ था, मैंने उनको भेजा भी, लेकिन वो इतना उस लेवल का नहीं था शायद, तब थोड़ा सा एमेच्योर था मैं भी, तो मुझे इतना पता नहीं था। तो देन दे सेड कि अभी रुको, इस पे थोड़ा और काम और वर्किंग होगी, तो इस पे काम करो। एंड देन आई सेड ओके। फिर मैंने महबूबा किया सीजन 5 में, और फिर उसके बाद महबूबा की सक्सेस के बाद मतलब इट बिकेम अ ग्लोबल हिट यार। तो अब याद कराया तो याद करा दिया, ऐसे थोड़ी जाने दें। अगर थोड़ा सा महबूबा हमें ओरिजिनली संग बाय हारून एंड देन कवर इनका, और बहुत ही खूबसूरत अरेंज हुआ ये गाना। यस। अच्छा, ये बड़ी क्वालिटी है कि सीधी सीधी ट्यून्स के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह कह देना, दैट्स वेरी नाइस। उसको थोड़ा चेंज कर देते, इंप्रोवाइज कर देता है। थोड़ा नेचुरली भी है, मैंने सीखा नहीं है और कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं है म्यूजिक की, लेकिन शुरू से ही मुझे ऐसे शौक था कि यार जैसे ओरिजिनल सिंगर गाता है, जिस तरह उन्होंने गाया है वैसे नहीं गाना, अपने स्टाइल में गाना। ठीक। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा एज मिला मुझे वहाँ से कि मतलब मैं हर गाने को अपने तरीके से गाने की कोशिश की शुरुआत से ही, तो वो तब से अब तक आदत है मतलब अपने स्टाइल में उसको कर लेते हो। स्टाइल में करना। अच्छा, सबसे ज्यादा म्यूजिशियन एज ए आपको लगता है कि आर्टिस्ट आप जिसको आइडियलाइज करते हो, जिससे इंस्पायर होते हो बहुत ज्यादा, कोई ऐसी आवाज यंग जनरेशन में भी, और जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि जो बड़े लेजेंड्स हैं हमारे, कौन पसंद है? यार वैसे तो बहुत ज़्यादा है, मैं काफ़ी लोगों को सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, और तो सभी के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन करंटली जो मुझे पसंद है जिनकी आवाज़ वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सब दोस्त हैं तो कोई नहीं, किसी का एक का भी नाम ले दो, कोई मसला नहीं है।
आसिफ है, आतिफ है। मतलब वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट का हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल। ऑलराइट, तो मुझे अरिजीत सिंह के गाने बहुत पसंद है। यस या, और उसके अलावा पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो नुसरत फतेह अली खान साहब। यार नुसरत फतेह अली खान साहब नहीं, मैं पसंद करता हूँ उनके गाने में, मैंने गाए भी हैं, कवर भी किए हैं नेस्कैफे बेसमेंट में, लेकिन यार कोई स्पेसिफिक नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। ओके, इट्स ओके, चलें। अब मुश्किल सवाल इससे भी ज्यादा करता हूँ, कौन से ऐसे सिंगर हैं जो अभी गा रहे हैं लेकिन आप समझते हैं उनको नहीं गाना चाहिए, कोई और काम? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। ऐसे बहुत से सिंगर्स हैं, एक नाम ले दीजिए। बेसिकली आजकल ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि मतलब हर चीज़ की इजी एक्सेस है, और जो अब आजकल की यंग जनरेशन आ रही है, जो यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो मतलब वो इजी सक्सेस के पीछे भागने के मतलब पीछे भाग रहे हैं कि मतलब हमें इजी सक्सेस मिल जाए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऐड करूँ कि सोशल मीडिया ने जहाँ बहुत आसान किया है वो लोगों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, कि वो अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, दुनिया भर में उनको रिकग्निशन मिलती है। ये आर्टिस्ट के लिए, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो जेन्युइनली मेहनत करते हैं और जिनको राइट भी है, उनके लिए प्रॉब्लम हुई है, चैलेंज हुआ है, या उनके लिए भी आसानी है? यार अगर मैं अपने केस की बात करूं तो मेरे लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ है, क्योंकि सिर्फ टेलीविजन का जो दौर है वो अब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चैनल डिपेंडेंट नहीं रहा बात। एग्जैक्टली, तो हर एक का अपना एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे अपना चैनल है, तो जिसके पास भी जितना टैलेंट है, जिस भी कैपेसिटी में वो अपना। क्योंकि मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले जब हम म्यूजिक करते थे, हमें चैनल की कोई रेफरेंस ढूंढना पड़ता था कि फलां चैनल पे वीडियो चल जाए, और अगर रेफरेंस मिल जाए तो फिर भी पैसे देने हैं और फिर चलना है, इस तरह की बड़ा मुश्किल हो जाता था। खैर, एक जो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इन्होंने मुझे आपकी कवाली सुनाई, अल्लाह भी आपने उसको भी आपने किया, तो आपका बेसिकली कवाली वाला तो साउंड नहीं है, आपका साउंड तो बड़ा प्लेबैक टाइप का है। देन यू मेड एन एक्सपेरिमेंट और बहुत अच्छे से किया आपने। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, एंड इन फ्यूचर डू यू थिंक एट सर्टेन पॉइंट के कहीं हम ये भी देखेंगे कि आप कुछ कवाली टाइप के सॉन्ग्स भी कर रहे होंगे? यार बेसिकली मुझे बहुत शौक है नुसरत फतेह अली खान साहब की कवालियाँ, बचपन से ही वो सुनते हुए आ रहे हैं कैसेट्स के ज़माने से, और गाड़ी में लगती ही वो थी, इवन स्कूल वैन में जब वापसी हुआ करती थी तो वो तब भी नुसरत फतेह अली खान की, तो वो एक म्यूज़िक जो है वो बचपन से उसके साथ अटैचमेंट है। तो लकीली मुझे चांस मिला बेसमेंट में ये वो करने का। तो आइडिया आपका था या जुल्फी? नहीं, जुल्फी भाई का आइडिया था, मेरा आइडिया बिल्कुल टाइम कम है। हमजा सर ने आखिरी गाने की रिक्वेस्ट करनी है, अब कवाली की बात किया तो जरूर हमजा सुना दें। कवाली जो सबसे पहले जो बेसमेंट में की थी मैं वही सुना देता हूँ। सॉरी, आई एम बैड एट प्लेइंग, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ये गिटार खरीदा और आई एम जस्ट लर्निंग, ठीक है? तो जस्ट नो वरीज एट ऑल। रावा तक 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 गईया मैं, रावा तक 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 गईया मैं, गलिया रे अक गईया मैं, एक एक पल दिन गिन के गुजारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां, ढोलना तैनू अखियां उड़ीक दियां, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां। निजा निसा रे रे सा मामा रे 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 जा निसा रे 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 सा, निजा निसा रे रे सा मामा रे 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 जा निसा रे 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 सा, निजा निसा रे रे सा मामा रे 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 जा निसा रे 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 सा, निजा निसा रे रे सा मामा रे 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 जा निसा रे 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 सा, नि बा मा पा मा रे मरे ने सा नि सा दा नि, नि बा मा पा मा रे मरे ने सा नि सा दा नि, नि दा नि सा रे सा रे दा मा मा पा नि सा। पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा, पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा, कंब कंब जावा जदों काके दे बोलदा, आवे तो सुनावा मैं विछोड़ा किदे मारदा, आजा परदेसिया, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, छेती आजा ढोलना वे तैनू अखियां उड़ीक दियां, सजना वे तैनू अखियां उड़ीक दियां, ढोलना तैनू अखियां उड़ीक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब सुबह सुबह आपको एक्सरसाइज कराएंगे और उसके लिए खुशी हमारे साथ मौजूद है। खुशी, ओवर टू यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, इट्स गुड टू बी बैक। आज मैं कुछ लेग एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने लेग्स की एक्सरसाइजेस नहीं करवाई। सो देयर इज़ गोइंग टू बी 5 to 6 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट विद द डंबल, आपने कॉम्बो करना है पल्सेस का और स्क्वाट जंप्स का। 1 2
3 and jump. 1, 2, 3 and jump. Second exercise would be on the floor. Knees, feet together, knees open up, dumbbells on your shoulder and lift and squeeze your hips and down. Breathe out as you extend your glutes. Third exercise would be lunges with stagger deadlifts. Lunge down and deadlift and switch. These are called staggered single leg deadlifts. आपने पीछे एक leg floor पे रखना है and आपने deadlift करनी है. And then switch. Fourth exercise would be step ups. And last would be on the floor as well. Hip thrusters, weight on your thighs, on your belly, and lift your hips up and squeeze and breathe out. Toes should be up, weight on your heels and breathe out. As you lift your glutes up, breathe out, squeeze stomach in and breathe. Okay, these are the 5 exercises you would be doing. 45 seconds exercise, 15-second rest, 5 minutes का एक round होगा. 4 to 5 sets करने आपने इसके. Try this at home and you will enjoy it. And आपको legs की भी feeling होगी कि mass is improving as well and tone up होंगी. And I'll see you guys tomorrow inshallah. जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच खुशी, सुबह सुबह इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज बताने के लिए. और अब बात कर लेते हैं हम लियो मेसी के हवाले से, जो कि बार्सिलोना छोड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप दीदा हो गए और ऐसे रोए कि चुप ही नहीं कर रहे थे. बार्सिलोना क्लब को छोड़ने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फुटबॉल स्टार फुटबॉलर जिनको शायद दुनिया में रोनाल्डो के बाद सबसे ज्यादा या उनके साथ साथ फॉलो किया जाता है, उन्होंने कहा कि मेरा और बार्सिलोना का साथ 21 साल बाद इख्तिताम को पहुंच चुका है, जबकि मैंने पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए मेसी के आंसू निकल आए और ऐसे निकले कि थमे नहीं. मेसी ने मीडिया के नुमाइंदे से टिश्यू पेपर लेकर, बल्कि उनकी वाइफ ने आई थिंक उन्हें टिश्यू पेपर दिया और उसके बाद अपने आंसू साफ किए और मुसलसल रोते नजर आए. बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 778 मैचेस में उन्होंने हिस्सा लिया बार्सिलोना की जानिब से, कुल उन्होंने जो कि 672 गोल स्कोर किए, जो किसी भी क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का आलमी रिकॉर्ड है. और साथ साथ स्टार फुटबॉलर ने बार्सिलोना क्लब 16 अक्टूबर 2004 में ज्वाइन किया था. इसके बाद वो 21 साल तक इस क्लब से मुंसलिक रहे और उनके लिए उनका जो रिकॉर्ड है वो 78 हैट्रिक का एजाज भी इनको हासिल है. और ये मेरे ख्याल से उनके लिए बड़ी एक इमोशनल मोमेंट थी जब हमने कल देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अलविदा कहते हुए अपने क्लब के 21 साल पुराने साथ को जिस तरह से वो रोए और उसके बाद वो चुप नहीं किया. मेरे ख्याल से कैमरामैन तक की वीडियोस इमरान में सुबह देख रही थी और जो लोग वहां पे मौजूद थे सब बहुत रो रहे थे. I was thinking about the fans. कि उन पे क्या गुजर रही होगी. मुसलसल ट्रेंड करें दुनिया भर के अंदर 6 मरतबा गोल्डन फुटबॉल हासिल करने वाले वाहिद फुटबॉलर हैं लियो मेसी और 17 साल की उम्र से बार्सिलोना के साथ खेल रहे थे और उन्होंने 22 साल की उम्र में बलोन डोर यानी कि गोल्डन फुटबॉल का एजाज हासिल किया. और ये पहली मरतबा, ये भी किसी फुटबॉलर के लिए बेहतरीन अवार्ड इसको कहा जाता है, गोल्डन फुटबॉल का एजाज, जो कि बेहतरीन प्लेयर होता है उसको ये दिया जाता है और ये उसके स्कोर्स को मद्देनजर रखकर, उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखकर दिया जाता है. अब बार्सिलोना क्लब का मेसी के बाद क्या फ्यूचर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या होने जा रही है और मेसी क्या उस रिदम के साथ परफॉर्म कर पाते हैं. वैसे उन्होंने कहा कि इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम फॉर मी आफ्टर बार्सिलोना, सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट. लेकिन हमने कहा कि इस पे अब बात करें एंड इन द एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बात करने दें. उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरशद नदीम के हवाले से तो कोई एक ट्वीट नहीं उन्होंने की, ना ही उन्होंने तलहा के हवाले से की, लेकिन कल उन्होंने एक रेस ट्वीट कर दी जो कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स की थी. उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को इससे सीखना चाहिए, वो इससे सबक हासिल करें. और खेल ने उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ सिखाया और आप हारते तभी हैं जब आप कोशिश तर्क कर देते हैं. ये वीडियो में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में जो वीडियो शेयर की उसमें मैसेज ये था. हाँ एग्जैक्टली,
इट्स अ गुड वीडियो और सोशल मीडिया पे हम सब ने देखी भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने शेयर भी की, तो लिहाजा कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए। एक तरफ मैं इनको देख रहा था और एक तरफ मुझे अपनी वो नजमा थी, शबाना थी जो हमारी वो याद आ रही, वो नजर ही नहीं आ रही थी, पता नहीं अनफिट खेलने की। खैर वजीर आजम साहब को अरशद नदीम के हवाले से भी जरूर ट्वीट करना चाहिए था और जरूर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। वो 5वें नंबर पे आए थे पाकिस्तान की जानिब से। खैर चलें जनाब, अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।